Hello, ambitious aspirants. I hope you all are doing well. So, let's begin with today's topic, ozone depletion. Ozone is an allotrope of oxygen, and it is found in two different layers of the atmosphere, in the troposphere and in the stratosphere. But ozone in the troposphere is bad because it dirties the air and helps to form smoke. मतलब ओजोन जब ट्रोपोस्फेयर में होती है तो वो बैड होती है क्योंकि वो एक एयर पोल्यूटेंट होती है, ठीक है। लेकिन ओजोन जब स्ट्रेटोस्फेयर में होती है तो वो गुड होती है, गुड ओजोन होती है वो, क्योंकि वो हमें जो सन की हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। The ozone layer is very important because the configuration of the ozone molecule and its chemical properties are such that ozone efficiently absorbs ultraviolet light, thus acting like a sunscreen. मतलब क्या है कि ओजोन हमें जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है सन की उससे प्रोटेक्ट करती है और ये एक्ट करती है एज अ सनस्क्रीन, ठीक है। अब ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है, तो व्हाट इज द चेंज इन इक्विलिब्रियम? The equilibrium between the formation and destruction of ozone has been upset by the influx of several substances into the atmosphere which react with ozone and destroy it. मतलब ऐसे बहुत सारे substances हैं जो कि ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इस वजह से जो डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। The rate at which ozone is being destroyed is much faster than the rate at which it is formed. मतलब जिस रेट से ओजोन जो डिस्ट्रॉय हो रहा है और जिस रेट से वो ओजोन फॉर्म हो रही है उससे बहुत ही ज़्यादा है, वो जो डिस्ट्रॉय हो रहा है वो रेट बहुत ज़्यादा है और जिस रेट से जो ओजोन फॉर्म हो रही है वो बहुत कम है, ठीक है। It implies that there is a significant decrease in the concentration of ozone in a particular region of the atmosphere, hence the name ozone depletion. मतलब जो ओजोन है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है एक पर्टिकुलर रीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उस रीजन में हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन। अब सोर्सेज क्या है ओजोन डिप्लीशन के, मतलब जो ओजोन है वो डिप्लीट क्यों हो रहा है? फर्स्ट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। CFC's molecules are made up of chlorine, fluorine and carbon। मतलब ये तो इसके नेम में ही है कि क्लोरो, फ्लोरो एंड कार्बन किससे बने होंगे, ये क्लोरीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। वेयर इट इज यूज, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज होते हैं? रेफ्रिजरेंट्स, प्रोपेलेंट्स इन एरोसोल स्प्रेज, फॉर्मिंग एजेंट्स इन प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, फायर एक्सटिंग्विशिंग एजेंट्स, सॉल्वेंट्स फॉर क्लीनिंग इलेक्ट्रॉनिक एंड मेटालिक कंपोनेंट्स, फॉर फ्रीजिंग फूड्स एक्सेट्रा। द डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज कैटलिस्टिक। जो डिप्लीशन है ओजोन की वो कैटलिस्टिक है और वो किस वजह से होती है, जैसे ये केमिकल रिएक्शन है, जैसे जो CFCs है, when they are exposed to UV रेडिएशन, मतलब जैसे जो CFCs रिलीज होंगे, जैसे हम रेफ्रिजरेंट्स में क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर हम यूज़ करते हैं तो वहाँ से वो इवेपोरेट होके अगर वो एटमॉस्फेयर में चले गए या फिर वो ऊपर ओजोन में चले गए और वो UV रेडिएशंस के मतलब कांटेक्ट में आ गए, तो जब CFCs UV रेडिएशंस के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है कि वो ब्रेकअप हो जाते हैं और उससे क्या होता है कि जो फ्री क्लोरीन एटम है वो निकल जाता है, मतलब क्लोरीन एटम वो फ्री हो जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो वैसे जो CFCs है वो हार्मफुल नहीं है, पर जो CFCs UV रेडिएशंस के कांटेक्ट में आने के बाद जो फ्री क्लोरीन एटम रिलीज होता है उससे, तो जो वो फ्री क्लोरीन एटम है दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर दी ओजोन लेयर बिकॉज इट रिएक्ट्स विद ओजोन, ठीक है। कि जो फ्री क्लोरीन एटम है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, क्लोरीन मोनोक्साइड प्लस ऑक्सीजन। मतलब क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे, जो फ्री क्लोरीन एटम निकला है CFC से वो ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, क्लोरीन मोनोक्साइड प्लस ऑक्सीजन। फिर जो क्लोरीन मोनोक्साइड है वो फिर एक जो एटम ऑफ ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करेगा और फिर दोबारा फ्री क्लोरीन निकल जाएगी और ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो क्या है फिर जो ये इससे क्या होता है कि जो ये क्लोरीन है ये बार बार रिफॉर्म हो रही है एट द एंड ऑफ साइकिल, जो भी ये रिएक्शंस हो रही है तो इसमें क्या हो रहा है, जो क्लोरीन बार बार फॉर्म हो रही है तो बार बार जब ये फ्री क्लोरीन एटम्स निकलेंगे, जितने फ्री क्लोरीन एटम्स होंगे एटमॉस्फेयर में उतना ही ओजोन डिप्लीट होएगा, ठीक है। तो क्या है कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन इज कैटलिस्टिक, मतलब जो ओजोन की डिप्लीशन है वो कैटलिस्टिक है। द एलिमेंट दैट डिस्ट्रॉयज ओजोन, मतलब जो एलिमेंट डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन को, मतलब दैट इज क्लोरीन, इज बीइंग रिफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ साइकिल। मतलब जो क्लोरीन है वो रिफॉर्म हो रहा है क्योंकि जैसे हर साइकिल में जैसे ये रिएक्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, क्लोरीन मोनोक्साइड प्लस मोनोक्साइड
वो जो एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब क्लोरीन मोनोऑक्साइड रिएक्ट करता है तो उससे फ्री क्लोरीन एटम्स निकल जाते हैं प्लस ऑक्सीजन निकल जाता है, ठीक है। A single chlorine atom destroys thousands of ozone molecules before encountering reactive nitrogen or hydrogen compounds that eventually return chlorine to its reservoirs. मतलब जो एक सिंगल क्लोरीन एटम है वो थाउजेंड्स ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है बिफोर एनकाउंटरिंग जो रिएक्टिव नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स है एटमॉस्फेयर में, उससे क्लोरीन रिएक्ट करके क्या होएगा कि जो क्लोरीन है वो इवेंचुअली एक मतलब एज अ रिजर्वॉयर में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स है एटमॉस्फेयर में, उससे जब क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन एक फ्री एटम नहीं रहेगा, क्लोरीन कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन कंपाउंड बन जाएगा तो वो तो एक हार्मफुल नहीं है ओजोन के लिए। हार्मफुल क्या है? फ्री क्लोरीन एटम, ठीक है। तो ये है केमिकल, ये केमिकल रिएक्शन है ये वाली। ये क्लोरीन प्लस ओजोन, जब ये फ्री क्लोरीन होता है तो प्लस ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, फिर क्या होता है? क्लोरीन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। फिर जो ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड है ये एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और क्या निकलता है इससे? फ्री क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो नेट रिएक्शन क्या होगी? ओजोन प्लस मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो फिर क्या होगा इससे? ओजोन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो इससे ये क्या हो रहा है कि इसमें जैसे ये वाला क्लोरीन है ये बार बार रिफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रिफॉर्म होता जा रहा है ये हर साइकिल पे, ठीक है। तो बार बार रिफॉर्म हो रहा है तो क्या हो रहा है कि ये उतना ही क्लोरीन जो ओजोन है उसको डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। सी इस डायग्राम में देखो क्या है कि जैसे ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये यूवी रेडिएशन के कांटेक्ट में आ गए, ठीक है। ये यहाँ पे यूवी रेडिएशन के कांटेक्ट में आ गए, यहाँ से क्या होगा? फ्री क्लोरीन एटम्स निकल जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, फ्री क्लोरीन एटम निकल गया, ठीक है। तो जो ये फ्री क्लोरीन एटम है ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे ओजोन है ये, ठीक है। ये इस ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर क्या होएगा? इससे क्या होएगा कि क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन जाएगा प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। क्लोरीन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। फिर जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है वो एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे ये है ना क्लोरीन मोनोऑक्साइड प्लस एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे क्या होएगा? फिर से क्लोरीन निकल जाएगा और ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें यही है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूवी रेडिएशन में आए कांटेक्ट में, फिर क्या हुआ कि क्लोरीन एटम निकल गया, फ्री हो गया क्लोरीन एटम। क्लोरीन एटम ने ओजोन के साथ रिएक्ट किया, ओजोन के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या रिएक्शन बन गई कि क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन गया और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। फिर क्लोरीन मोनोऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करेगा? एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे एटम ऑफ ऑक्सीजन के रिएक्ट करने के बाद क्या होएगा कि जो क्लोरीन है वो फिर से निकल जाएगा, फ्री क्लोरीन एटम निकल जाएगा इससे और ऑक्सीजन बच जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि जो ये फ्री क्लोरीन एटम है ये बार बार रिफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, सी यहाँ पे फ्री क्लोरीन एटम रिफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होएगा कि बार बार जितने फ्री क्लोरीन एटम्स होंगे एनवायरनमेंट में उतना ही ओजोन डिप्लीशन होएगा, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा सोर्स है जो ओजोन को डिप्लीट करता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर मेनली एक्सप्लोजन ऑफ थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स, इंडस्ट्रियल एमिशंस एंड एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स। मतलब सोर्स क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के? मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बेसिकली कहाँ से निकलता है और वो कैसे डिस्ट्रॉय करता है? मतलब जो एक्सप्लोजन होते हैं थर्मोन्यूक्लियर वेपन्स की या फिर इंडस्ट्रियल जो एमिशन होती है वहाँ से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं, और जो एग्रीकल्चरल फर्टिलाइजर्स होते हैं वहाँ से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स निकलते हैं, ठीक है। तो दीज आर द सोर्सेज। अब केमिकल रिएक्शन कैसे होता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो कैसे डिस्ट्रॉय करती है ओजोन को? ये जैसे ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ठीक है। ये ओजोन के साथ रिएक्ट किया इसने, ठीक है। ओजोन के साथ रिएक्ट किया तो क्या हुआ? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ से जब नाइट्रिक ऑक्साइड ने ओजोन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO, ठीक है। NO ने जब ओजोन के साथ रिएक्ट किया तो क्या निकला? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? मोनोऑक्साइड के साथ, मतलब एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और फिर दोबारा से क्या निकल जाएगा? नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन।
तो इसमें भी क्या है कि इन दी एंड नाइट्रिक ऑक्साइड दोबारा फॉर्म हो रही है, ठीक है। तो फिर ये भी क्या है कि रिफॉर्म हो रहा है इन दी एंड जो भी ये, और नाइट्रिक ऑक्साइड ही फिर दोबारा से ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा। यही वाला ये वाला जो रिएक्शन है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ओजोन की दोबारा से बना देगा वो। हर साइकिल के एंड में जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड रिफॉर्म हो रहा है तो वो दोबारा ये वाली साइकिल चल पड़ेगी कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ओजोन गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस मोनोऑक्साइड गिव्स नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे डिस्ट्रॉय करता जाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। The escape of nitrous oxide. Nitrous oxide is released from solid through denitrification of nitrates under anaerobic conditions and nitrification of ammonia under aerobic conditions. The nitrous oxide can gradually reach the middle of the stratosphere where it is photolytically destroyed to yield nitric oxide which in turn destroys oxygen. मतलब जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, जो डीनाइट्रिफिकेशन ऑफ नाइट्रेट्स होता है, मतलब जो नाइट्रेट्स का डीनाइट्रिफिकेशन करते हैं अंडर एनारोबिक कंडीशन, या फिर जो नाइट्रिफिकेशन ऑफ अमोनिया होता है अंडर एरोबिक कंडीशन, वहां से नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। और जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो जब स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचता है तो जब उस पर सन रेडिएशन पड़ती है, मतलब जब सनलाइट के कॉन्टैक्ट में वहां पे स्ट्रेटोस्फेयर में आता है तो वो क्या होता है, वहां उसमें से क्या निकलता है फिर नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर वो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ओजोन को डिप्लीट करता है, ठीक है। वैसे नाइट्रस ऑक्साइड निकला, नाइट्रस ऑक्साइड स्ट्रेटोस्फेयर में गया, स्ट्रेटोस्फेयर में वो सन के कॉन्टैक्ट मतलब सनलाइट के कॉन्टैक्ट में डिस्ट्रॉय हुआ, और डिस्ट्रॉय होने के बाद उससे क्या निकला, नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड विच इन टर्न डिस्ट्रॉयज ओजोन, ठीक है। Now role of polar stratospheric clouds in ozone depletion. जो polar stratospheric clouds है उसका ozone depletion में क्या role है? There are 3 types of polar stratospheric clouds. They are nacreous clouds, extend from 10 to 100 kilometers in length and several kilometers in thickness. They are also called mother of pearl clouds due to their glow with a seashell like irradiance. क्या होता है कि एक होते हैं nacreous clouds, ठीक है, और ये इनको mother of pearls भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चमकते हैं। The second type of clouds contain nitric acid instead of pure water. Second type of clouds में क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड होता है instead of pure water. Third type of clouds have the same chemical composition as nacreous clouds but form at a slower rate which results in a larger cloud with no irradiance. मतलब जो थर्ड टाइप ऑफ क्लाउड्स है वो उनका सेम केमिकल कॉम्पोजिशन है जो nacreous clouds का है, बस वो चमकते नहीं है, ठीक है। Now the chlorine released by the breakdown of CFCs exists initially as pure chlorine or as chlorine monoxide, but these two forms react further to form compounds chlorine nitrate and HCl that are stable. मतलब क्या होता है, जैसे जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स है वो ओजोन डिप्लीशन में कैसे हेल्प करते हैं, जैसे हमने अभी ये पढ़ा, ये वाली रिएक्शन पढ़ी थी ना कि CFCs से जब CFCs जो सनलाइट के यूवी रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हैं तो उससे क्या होता है कि वो फ्री क्लोरीन एटम निकल जाता है और फिर या फिर वो क्लोरीन मोनोक्साइड फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब ये दोनों फिर किससे रिएक्ट करते हैं, क्लोरीन मतलब नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन के कंपाउंड से। तो उससे क्या होता है कि जो ये क्लोरीन है ये पहले तो ये एक्टिव क्लोरीन होता है, फिर क्या होता है कि ये इनएक्टिव क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब ये कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्लोरीन नाइट्रेट प्लस एंड HCl दैट आर स्टेबल। तो ये क्या है, ये क्या है, इनएक्टिव क्लोरीन। Now there is a correlation exists between the cycle of ozone depletion and the presence of polar stratospheric clouds, that is the ice particles of the cloud provided substrates for chemical reactions which freed chlorine from its reservoirs. Usually the reaction between HCl and ClO(NO2) is very slow, but this reaction occurs at a faster rate in the presence of suitable substrate which is provided by the stratospheric clouds at the poles. मतलब क्या है कि ओजोन डिप्लीशन है उसमें जो क्लोरीन ये क्या है, ये है क्लोरीन नाइट्रेट, इसको क्या बोलेंगे हम, क्लोरीन नाइट्रेट, ठीक है। अब क्या है कि जो ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स है ये एक सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में देख इसमें, हाँ ये जो डायग्राम है जो इफेक्ट ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स है, इस डायग्राम में क्या है कि जैसे ये जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, पहले हमने क्या देखा था कि जो यूवी रेडिएशन से क्या होगा, CFCs जब यूवी रेडिएशन के कांटेक्ट में आएंगे तो एक्टिव क्लोरीन निकल जाएगा, फिर क्लोरीन वो ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर क्लोरीन मोनोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ये हमने पढ़ा था, ठीक है। अब जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, जो हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हैं, फिर वो क्लोरीन उनके साथ भी रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब जैसे ये जो क्लोरीन है यहाँ पे, ये जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है,
मीथेन के साथ रिएक्ट करेगा, CH4 के साथ जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन, तो क्या आएगा, HCl। ये क्या है, इनएक्टिव क्लोरीन। यहाँ पे क्या था, एक्टिव क्लोरीन, यहाँ पे जो है ये क्या है, एक्टिव क्लोरीन, और यहाँ पे क्या है, इनएक्टिव क्लोरीन। अब यहाँ पे सेम जो ये क्लोरीन मोनोक्साइड है, ठीक है, क्लोरीन मोनोक्साइड निकला था जब हम क्लोरीन को ओजोन के साथ रिएक्ट करा था। तो क्लोरीन मोनोक्साइड जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, NO2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो वो क्या बनाएगा, क्लोरीन नाइट्रेट, ये ClO NO2, ठीक है। तो जो ये है ClO NO2 और ये जो HCl है, जो क्लोरीन नाइट्रेट और जो ये HCl है, ये क्या है, रिजर्वॉयर्स ऑफ क्लोरीन है बेसिकली, कि ये क्लोरीन को एज अ इनएक्टिव फॉर्म में अपने अंदर रखते हैं। तो ये क्लोरीन के कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिकली रिजर्वॉयर ऑफ क्लोरीन हो गया एटमॉस्फेयर में, कि ये जब यहाँ से, ये हार्मफुल नहीं है क्योंकि ये इनएक्टिव क्लोरीन है, ठीक है। लेकिन ये हार्मफुल कब बनेंगे, जब पोलर, जैसे अब क्या इसमें क्या आएगा कि इफेक्ट ऑफ जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स है वो कैसे एक्ट करता है इस पूरे रिएक्शन में। ये जो ClO NO2 थे और ये HCl थे, ठीक है, ये इनएक्टिव क्लोरीन है। लेकिन क्या होएगा कि जब ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स के कांटेक्ट में आएंगे, ये जैसे ये पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स है, ठीक है, तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स एक बेस प्रोवाइड करेगा, एक सबस्ट्रेट प्रोवाइड करेगा इसके रिएक्शंस को जल्दी होने में। और वो रिएक्शंस क्या होएगा कि जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, HCl और ClO NO2, तो क्या होएगा, HNO3 बनेगा प्लस Cl2, मतलब ये बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे। किस वजह से, क्योंकि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स वहां पे है। तो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स का क्या सिग्निफिकेंस है ओजोन डिप्लीशन में, कि वो एज अ सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं इस रिजर्वॉयर ऑफ क्लोरीन के कंपाउंड्स को। मतलब यहाँ से ये जो ये है क्लोरीन नाइट्रेट और ये HCl, ये दोनों रिएक्ट करेंगे और HNO3 बन जाएगा, ठीक है, और HNO3 प्लस Cl2, तो क्लोरीन निकल गया इसमें से। और ये किस लिए हुआ है, क्योंकि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर वही रिएक्शन चल पड़ेगा दोबारा से, जो Cl2 है वो UV रेडिएशन के कांटेक्ट में आके एक्टिव क्लोरीन हो जाएगी। एक्टिव क्लोरीन फिर ओजोन के साथ रिएक्ट करेगी, जो हमने पहले अभी जो रिएक्शन देखी है, सेम वही रिएक्शन होगी कि ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेगी और फिर क्लोरीन मोनोक्साइड बनाएगी ये, ठीक है। फिर इसमें से ऑक्सीजन निकलेगी, सेम रिएक्शन सारी फिर दोबारा रिपीट हो जाएगी, क्योंकि एक्टिव क्लोरीन निकलने से ही तो जो ओजोन है उसकी डिप्लीशन हो रही है, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जब भी एक्टिव क्लोरीन कहीं से भी निकल रहा है तो वो ओजोन को डिप्लीट कर रहा है। और जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं वो एक सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये जो रिएक्शंस हैं, जो ये रिजर्वॉयर ऑफ क्लोरीन कंपाउंड्स है, जो ये क्लोरीन नाइट्रेट और ये HCl है, इसको ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर, इस जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की प्रेजेंस में ये बहुत जल्दी रिएक्ट हो रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जो क्लोरीन के एटम्स है वो बहुत जल्दी फ्री हो रहे हैं। अगर क्लोरीन के एटम्स फ्री होंगे, क्लोरीन या फिर क्लोरीन इन एक्टिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी एटमॉस्फेयर में, तो वो फिर ओजोन को फिर डिप्लीट करेगी। तो ये जो साइकिल है ये चलता जाएगा ऐसे, ठीक है। क्लोरीन प्लस मीथेन, ये रिएक्शन तो कोई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, पर वैसे देख लो, क्लोरीन प्लस मीथेन से क्या होगा, HCl प्लस मिथाइलम केशन, क्लोरीन मोनोक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्लोरीन नाइट्रेट। Now the stable compounds HCl and ClO NO2 are reservoirs of chlorine। जैसे मैंने अभी समझाया ना कि जो stable compounds है HCl और ClO NO2, these are reservoirs of chlorine, मतलब ये क्लोरीन को inactive form में रखते हैं। And therefore for chlorine to take part in reactions of any sort, it has to be free, मतलब कोई भी reaction करनी है क्लोरीन को तो वो उसको active form में होना चाहिए, ठीक है। There is a correlation exists between the cycle of ozone depletion and the presence of polar stratospheric clouds. That is, the ice particles of the cloud provided substrates for chemical reactions which freed chlorine from its reservoirs. मतलब क्या ये सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं जिससे क्या होता है, क्लोरीन फ्री हो जाता है। यूजुअली द रिएक्शन बिटवीन HCl एंड ClO NO2 इज वेरी स्लो, मतलब HCl और ClO NO2 के बीच में जो रिएक्शन है वो बहुत स्लो होती है, बट ये जो रिएक्शन है ये फास्टर होती है क्योंकि जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स है वो एक सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नाउ इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर क्लोरीन एंड नाइट्रिक एसिड। ये हमने सबने ये बस इसमें रिएक्शंस को एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि मैंने इस डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि कैसे रिएक्शन होंगे, अगर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होगा तो क्या रिएक्ट होएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज वाई इज द ओजोन डिप्लीशन प्रिडोमिनेंट इन द एंटार्क्टिक। मतलब जो ओजोन डिप्लीशन है वो एंटार्क्टिक में प्रिडोमिनेंट क्यों है? प्रिडोमिनेंट इसलिए क्योंकि वहां पे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की जो फॉर्मेशन है वो वहां पे बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस है,
जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स को फॉर्म होने में। और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होंगे तो वो क्या करेंगे, एक एज अ सबस्ट्रेट प्रोवाइड करेंगे। सब तो जो एटम्स है, जो कंपाउंड्स है, रिजर्वॉयर्स ऑफ क्लोरीन है, उनको जो सबस्ट्रेट प्रोवाइड करेंगे। सबस्ट्रेट प्रोवाइड करने के बाद जो क्लोरीन के एटम्स फिर वो फ्री हो जाएंगे वहाँ पे, फिर ओजोन ज़्यादा डिप्लीट होता जाएगा। तो इसीलिए वहाँ पे ओजोन एंटार्क्टिक में क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट है, और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स को फॉर्म होने में क्या चाहिए, कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। ठीक है। The Antarctic stratosphere is much colder. The low temperature enables the formation of polar stratospheric clouds below 20 किलोमीटर। मतलब जो, क्योंकि वहाँ पे कोल्ड टेम्परेचर है, कोल्ड टेम्परेचर में क्या होगा कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बन जाएंगे। ठीक है। ओजोन एब्जॉर्ब सनलाइट कॉजिंग द कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन ऑल्टीट्यूड इन दी स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब ओजोन क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, जो जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें ओजोन होता है। और क्या होता है कि जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड के जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, वैसे वैसे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाता है। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में, वैसे वैसे टेम्परेचर नीचे आएगा, मतलब टेम्परेचर कम होता जाएगा जब हम ट्रोपोस्फेयर में जाएंगे। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होएगा। और ये इंक्रीज क्यों हो रहा है टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि जो ओजोन एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पे, और जो ओजोन है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है तो वो टेम्परेचर को बढ़ा देती है। ठीक है। इफ ओजोन इज बीइंग डिप्लीटेड, अगर वहां पे ओजोन डिप्लीट हो रही है, ठीक है, तो एयर बिकम्स कूलर, क्योंकि ओजोन तो एब्जॉर्ब कर रही थी सनलाइट को। तो क्या हो रहा है, अगर ओजोन डिप्लीट हो रही है तो एयर कूल हो रही है, तो उससे फिर और फेवरेबल कंडीशंस बन रही है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स की। ठीक है। और स्टेबलाइजेशन ऑफ द वोर्टेक्स। वोर्टेक्स क्या होता है, इट इज अ रिंग ऑफ रैपिडली सर्कुलेटिंग एयर दैट कन्फाइंस द ओजोन डिप्लीशन इन द एंटार्क्टिक रीजन। बेसिकली मतलब एक रिंग होती है, जैसे ये वोर्टेक्स ये होता है, जैसे ये हो गया ऐसे 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 ऐसे, ये जो रिंग होती है ये वोर्टेक्स हो गया ऐसे। ठीक है। तो ये वोर्टेक्स होता है। तो क्या होता है कि मतलब जैसे अगर ओजोन डिप्लीट हो रही है तो कोल्ड क्लाइमेट बन रहा है। ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट बन रहा है तो क्या होएगा, वहां पे फिर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनेंगे। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स फिर जो हमने डिस्कस किया था वैसे ही जैसे जो सबस्ट्रेट प्रोवाइड करेंगे वो, तो उससे क्या होएगा कि जो ओजोन की डिप्लीशन है वो ज़्यादा होएगी। The longevity of the Antarctic vortex is another factor enhancing favorable conditions for the depletion of ozone. The vortex remains in fact throughout the polar winter well into mid-springs, whereas the vortex in the Arctic disintegrates by the time of the polar spring arrives. मतलब क्या होता है कि जो यहाँ पे पोलर विंटर होती है वहाँ, और मतलब मिड स्प्रिंग तक ये जो वोर्टेक्स है ये रहता है, और इस वोर्टेक्स की वजह से क्या होता है, जो ओजोन डिप्लीशन ज़्यादा होती है। ठीक है। Next is Arctic ozone depletion. The ozone depletion has been increasingly evident over the Arctic as well. The Arctic ozone depletion, which swept across Britain in March 96, was the greatest depletion of ozone ever seen in the northern hemisphere. मतलब जो आर्कटिक डिप्लीशन हुई थी ब्रिटेन में 96 में, वो सबसे ज़्यादा जो ओजोन की डिप्लीशन हुई है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो कहीं कहाँ हुई है, वहाँ पे ब्रिटेन में। Scientists claim that it had been caused in past by a dramatic cooling of the upper atmosphere in the northern latitudes over. मतलब कूलिंग हो रही है वहाँ पे, ठीक है, तो कोल्ड क्लाइमेट है तो वहाँ पे फिर पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनेंगे। The ozone depletion over the northern hemisphere has been increasingly steadily since the winter of 1992. Apart from the buildup of ozone depleting chemicals, the main cause is the increasing cold temperature in the Arctic stratosphere, which encourages the formulation of पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। मतलब ये कि वहाँ पे कोल्ड क्लाइमेट हो रहा है, और भी जो फैक्टर्स है जैसे केमिकल जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उसके अलावा जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स है कोल्ड क्लाइमेट की वजह से, उससे भी वहाँ पे ओजोन डिप्लीशन हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। मतलब क्या एनवायरमेंटल इफेक्ट्स है, जब अगर ओजोन डिप्लीट होएगा तो उसका एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। Decrease in the quantity of total column ozone tend to cause increased penetration of solar UVB radiation to the Earth's surface. UVB radiation is the most energetic component of sunlight reaching the Earth's surface. It has profound effects on human health, animals, plants, microorganisms, material and on air quality. क्योंकि ओजोन हमें हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाता है। ठीक है, तो अगर ओजोन डिप्लीट हो रहा है तो जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है वो अर्थ पे आएगी, फिर वो अर्थ पे टकराएगी, तो वो जो हार्मफुल यूवी रेडिएशन है वो हार्म भी करेगी। ऑब्वियसली जो ह्यूमंस है, एनिमल्स लाइफ है, प्लांट लाइफ है, उस सबको हार्म करेगी वो यूवी रेडिएशन। ठीक है, तो उसका ह्यूमन और एनिमल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होएगा। पोटेंशियल रिस्क इंक्लूड एन इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ एंड मॉर्बिडिटी फ्रॉम आई डिजीजेस, स्किन कैंसर एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस।
मतलब आई डिजीजेज हो सकती है, स्किन कैंसर हो सकती है, इन्फेक्शियस डिजीजेज हो सकती है. In susceptible population, UVB radiation is a key factor for development of melanoma skin cancer, नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर. मतलब ये जो स्किन कैंसर है ये किसकी वजह से, यूवी रेडिएशन की वजह से है, तो ये भी बहुत ज़्यादा हो रही है. इफेक्ट्स ऑन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. Psychological and developmental processes of plants are affected by UVB radiations. Response to UVB also varies considerably among species and also cultivars of the same species. In agriculture, this will necessitate using more UVB tolerant cultivars and breeding new ones. In forest and grassland, this is likely to result in changes in the composition of species. Therefore, there are implications of the biodiversity in different ecosystems. मतलब जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि जो यूवीबी रेडिएशन है वो प्लांट्स पे पड़ेगी तो वहाँ पे स्पीशीज भी जो कॉम्पोजिशन है चेंज होती जाएगी, कि कॉम्पोजिशन ऑफ स्पीशीज भी चेंज होएगा एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में. और यूवीबी टॉलरेंट कल्टिवर्स मतलब जो स्पीशीज है वो भी वहाँ पे बनने मतलब लगेगी जो यूवीबी रेडिएशन है उसको टॉलरेट कर सके, ठीक है. और नई नई जो स्पीशीज है वो भी बनेगी, तो ठीक है ये इफेक्ट होएगा इसका टेरेस्ट्रियल प्लांट्स पे. एक्वेटिक इकोसिस्टम पे क्या होएगा, exposure to solar UVB radiation has been shown to affect both orientation mechanisms and motility in phytoplankton, resulting in reduced survival rates for these organisms. मतलब क्या होता है कि अगर इनको ये हार्मफुल यूवी रेडिएशंस के जो कांटेक्ट में आएंगे फाइटोप्लैंक्टन वगैरह तो इनका जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत ही कम हो जाएगा. Solar UVB radiation has been found to cause damage in the early developmental stages of fish, shrimp, crab, amphibians and other animals. जो UVB रेडिएशंस है वो जो डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है फिश की, क्रैब की, एम्फीबियंस की, उस पर क्या करेगी, हार्मफुल इफेक्ट डालेगी. द मोस्ट सीवियर इफेक्ट्स आर डिक्रीज्ड रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड इम्पेयर्ड लार्वल डेवलपमेंट. मोस्ट सीवियर इफेक्ट क्या है, जो उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और जो लार्वल डेवलपमेंट है, जो लार्वा डेवलप होता है वो भी मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा. बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पे क्या इफेक्ट होएगा, it can affect the terrestrial and aquatic biogeochemical cycle, thus altering both sources and sinks of greenhouse and chemically important trace gases. मतलब जो सिंक्स है इन ग्रीन हाउस गैसेज के या जो मतलब जो इम्पोर्टेंट जो ट्रेस गैसेज है इनको जो सिंक्स को ये डिस्ट्रॉय कर सकती है, ठीक है. These potential changes would contribute to biosphere-atmosphere feedbacks that reinforce the atmospheric buildup of these gases. Effects on air quality. Air quality पे क्या effect है, reduction in stratospheric ozone and the concomitant increase in the UVB radiation penetrating to the lower atmosphere result in higher photodissociation rate of key traces gases that control the chemical reactivity of the ट्रोपोस्फेयर. मतलब क्या होता है कि अगर हाँ यूवी रेडिएशन जैसे जो एंटर करेगी तो वो जो क्या होगा, कोई गैसेस है जो एटमॉस्फेयर में जो रिएक्ट करती है, ट्रोपोस्फेयर में जो रिएक्ट करती है उनको फोटो डिसोसिएट कर देगी. मतलब क्या होएगा कि उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है जो गैसेस जो एग्जिस्ट कर रही है ट्रोपोस्फेयर में, ठीक है. This can increase both production and destruction of ozone and related oxidants such as hydrogen peroxide, which are known to have adverse effects on human health, terrestrial plants and आउटडोर मटीरियल्स, ठीक है. ये क्या करेगी, जो ये तो है कि जो ऑक्सीडेंट्स है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उनका जो ये जो ह्यूमन हेल्थ है और जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है उस पर बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट्स है. Effects on materials. Synthetic polymers, naturally occurring biopolymers as well as some other materials of commercial interest are adversely affected by solar UV radiations. The application of these materials, particularly plastics in situations which demand routine exposure to sunlight, is also possible through the use of light stabilizers or surface treatment to protect them from sunlight. मतलब कि जो कुछ प्लास्टिक्स है जो उनका जो रूटीन एक्सपोजर है सनलाइट से, उनको अब वो सनलाइट से एक्सपोज नहीं हो पाएंगे क्योंकि जो सनलाइट है उसमें जो यूवी रेडिएशन है, ठीक है, तो ऐसे वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे वो प्लास्टिक, तो उनको दूसरा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज. जो क्लाइमेट चेंज है उसका क्या इम्पैक्ट है. So next topic is impact of climate change. What are the impacts of climate change? मतलब एग्रीकल्चर फूड सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट है. अब देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो फूड और जो फूड सिक्योरिटी है, मतलब जैसे जैसे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारा, जो क्लाइमेट डिटेरियोरेट हो रहा है, तो उसका जो एग्रीकल्चर है उस पर क्या इम्पैक्ट है. Climate change can affect crop yield as well as the types of crops that can be grown in certain areas by impacting agricultural inputs such as water for irrigation, amounts of solar radiation that affect plant growth as well as the prevalence of pest. मतलब जो क्रॉप यील्ड है, ठीक है, और जो वहाँ पे जो क्रॉप्स ग्रो जैसे जैसे टाइप्स की क्रॉप ग्रो हो रही है वहाँ पे जिस पर्टिकुलर एरिया में, वो इम्पैक्ट करे, वो उससे वो क्या हो रहा है कि वो इफेक्ट हो रही है किस चीज़ से, जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से.
क्योंकि जो वाटर है, वाटर अवेलेबिलिटी इफेक्ट हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, सोलर रेडिएशन मतलब ज़्यादा आ रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उससे जो ये क्रॉप यील्ड है, ठीक है, और जो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है ये, जैसे जो क्रॉप की जो यील्ड है वो बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है जो क्लाइमेट चेंज है उसकी इफेक्ट की वजह से, ठीक है। The third assessment report of the IPCC 2001 concluded that climate change would hit the poorest countries severely in terms of reducing the agricultural products। मतलब जो जो पुअर कंट्रीज है, ठीक है, उनको ज़्यादा अफेक्ट करेगा और उनके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे। The report claimed that crop yield would be reduced in most tropical and subtropical regions due to decreased water availability and new or changed insect or pest incidents। मतलब जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है वहाँ पे जो वाटर है वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक तो वैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होता है और अगर जो क्लाइमेट चेंज है तो उसकी वजह से टेम्परेचर और इंक्रीज होएगा, तो वो सीवियरली बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट अफेक्ट करेगा इस चीज़ को, ठीक है। द थर्ड असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द IPCC 2001 कंक्लूडेड दैट climate change would hit the poorest countries severely in terms of reducing the agricultural products, ठीक है, erosion, submergence of shoreline, salinity of the water table due to increased sea levels could mainly affect agriculture through inundation of low lying lands, ठीक है, मतलब जो इरोजन हो रही है इसकी वजह से जो शोर लाइन सबमर्ज हो रहे हैं, सेलिनिटी ऑफ वाटर टेबल हो रही है, ठीक है मतलब जो जो वाटर है वो बहुत सेलाइन हो रहा है, ठीक है, जो सी लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं, सी लेवल्स इंक्रीज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर की वजह से जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, तो इससे क्या है, ये जो जो एग्रीकल्चर है इस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का, जो लो लाइंग लैंड्स है, ठीक है। In a recent study, the International Commission for Snow and Ice reported that Himalayan glaciers that are the source of principal dry season water resources of Asia's biggest rivers, Ganges, Indus, Brahmaputra, Yangtze, Mekong, Salween, and Yellow, are shrinking quicker than anywhere else, and that if current trends continue, they could disappear altogether by 2035। मतलब क्या, जो ये जो ड्राई सीजन में जो वाटर सोर्सेज क्या है, ये जो रिवर्स है ये सारी वाटर सोर्सेज है ड्राई सीजन में, और ये ही श्रिंक होती जा रही है, ठीक है। If agricultural production in the low-income developing countries of Asia and Africa is adversely affected by climate change, the livelihoods of large numbers of the rural poor will be put at risk, and their vulnerability to food insecurity will be manifold। मतलब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इफेक्ट हो रही है लो इनकमिंग जो लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज है, मतलब जहाँ पे लो इनकम्स है एशिया और अफ्रीका की, तो वहाँ पे अगर एग्रीकल्चर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उनके जो जो रूरल पुअर रहते हैं वहाँ पे उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है तो उनकी लाइवलीहुड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, फूड जो सिक्योरिटी है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। Impacts on Indian agriculture। इंडियन एग्रीकल्चर पे क्या है कि अ लार्ज पार्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन इंडिया इज रेन फेड। एरेबल लैंड मतलब जो कल्टिवेबल लैंड है। The productivity of agriculture depends on the rainfall and its pattern. Agriculture will be adversely affected not only by an increase or decrease in the overall amounts of rainfall but also by shifts in the timing of the rainfall। मतलब जो एग्रीकल्चर लैंड्स है हमारी वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, अगर रेनफॉल की या तो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, या फिर उसकी जो टाइमिंग्स भी जो शिफ्ट हो रहे हैं कि जिस टाइमिंग पे उनको आना चाहिए उससे वो जो टाइमिंग शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। एनी चेंज इन रेनफॉल पैटर्न्स पॉजेज अ सीरियस थ्रेट टू एग्रीकल्चर एंड देयरफॉर टू इकोनॉमी एंड food security। Semi-arid regions of western India are expected to receive higher than normal rainfall as temperature soars, while central India will experience a decrease of between 10 to 20% in water rainfall by 2050s। मतलब जो central India वहाँ पे जो rainfall है वो 10 to 20% डिक्रीज हो जाएगी by 2050s। Relatively small climate changes can cause large water resources problem, particularly in arid and semi-arid regions such as northwest India। मतलब थोड़े भी अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उस पर वाटर रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और वाटर रिसोर्सेज पे इफेक्ट पड़ रहा है तो एग्रीकल्चर पे भी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो एग्रीकल्चर में जो सोर्सेज है वो वाटर इरीगेशन के लिए चाहिए हमें, ठीक है, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी ऑफ मोस्ट क्रॉप्स में डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिक्रीज इन वाटर अवेलेबिलिटी स्पेशली इन इंडो गैंजेटिक प्लेन्स। मतलब जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है और वाटर अवेलेबिलिटी है वो कम है। This apart, there would be a decline in the productivity of Rabi as well as compared to Kharif season crops. Rising temperature would increase fertilizer requirement for the same production targets and result in higher greenhouse gas emissions, ammonia volatilization and cost of crop production। मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या होगा कि फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो फर्टिलाइजर जितना हम यूज़ करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस उतनी बढ़ रही है।
अमोनिया वॉलेटाइजेशन हो रहा है, जो क्रॉप की प्रोडक्शन है वो उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है पूरा एग्रीकल्चर पे। इंक्रीज फ्रीक्वेंसीज ऑफ ड्रॉट्स, फ्लड, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स आर लाइकली टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन वेरिएबिलिटी। मतलब जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन वेरिएबिलिटी है, मतलब वो इंक्रीज हो रही है कि मतलब कितना प्रोड्यूस करेगा ये क्रॉप, या इस क्रॉप से हमें कितना मिलेगा, ये सब जो है ये वेरिएबिलिटी हो रही है इसमें, क्योंकि जो ड्रॉट्स है, फ्लड्स है, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, ये सारे अगर इम्पैक्ट डाल रहे हैं इस चीज़ पे, ठीक है। Water stress and water insecurity. Lack of access to water is a perturbing issue, particularly in developing countries. Climate change is expected to exacerbate current stresses on water resources. मतलब जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से जो वाटर रिसोर्सेज है वो कम होंगे. Spreading water scarcity is contributing to food insecurity and heightened competitions for water both within and between countries. मतलब वाटर कम है तो उससे फूड इनसिक्योरिटी भी बढ़ रही है. Increase in temperature due to climate change has been widespread over the globe. Warming has resulted in decline in mountain glaciers and snow cover in both hemisphere, and this is projected to accelerate throughout the 21st century. मतलब जो वार्मिंग हो रही है उससे क्या है, जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है. This will in turn lead to reducing water availability, hydropower potential, and would change the seasonal flow of rivers and regions supplied by melt water from major mountain ranges. मतलब ये जो मेल्ट हो रहे हैं जो ग्लेशियर, इसकी वजह से क्या है, जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है, जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो कम हो रही है, ठीक है. और जो सीजनल फ्लो ऑफ रिवर्स है वो चेंज हो रहा है, ठीक है. By 2050s, fresh water availability in central, south, east and southeast Asia, particularly in large river basins, is projected to decrease. मतलब जो ये एरिया है इसमें जो फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी है वो 2050s तक डिक्रीज हो सकती है. Available research suggests a significant future increase in heavy rainfall events in many regions, while in some regions the mean rainfall is projected to decrease. कुछ रीजन ऐसे होंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी और कुछ रीजन ऐसे होंगे जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होगी. The frequency of severe floods in large river basins has increased during the 20th century. मतलब जो frequency of floods है वो बहुत ज़्यादा increase हो रहे हैं. Increasing floods poses challenges to society, physical infrastructure and water quality. Rising temperature will further affect the physical, chemical and biological properties of freshwater lakes and rivers, with predominantly adverse impacts at many individual freshwater species, community composition and water quality. अब इन जो टेम्परेचर इंक्रीज होएगा उससे क्या होएगा, जो फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है, जो फ्रेश वाटर लेक्स रिवर्स है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, एडवर्स इम्पैक्ट होएगा कि जो फ्रेश वाटर स्पीशीज़ है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. मे बी वो उनका जो कॉम्पोजिशन है वो जो चेंज हो जाए, वाटर का कॉम्पोजिशन जो राइजिंग टेम्परेचर है उसकी वजह से, ठीक है. Impacts on water situation in India. Water resources will come under increasing pressure in the Indian subcontinent due to changing climate. In recent decades, the Himalayan region seems to have undergone substantial changes as a result of extensive land use. मतलब जो हिमालयन रीजन है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया है क्योंकि जो लैंड यूज़ की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, अर्बनाइजेशन की वजह से, लीडिंग टू फ्रीक्वेंट हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स, इनहैंस सेडिमेंटेशन एंड पॉल्यूशन ऑफ लेक्स. मतलब फ्रीक्वेंट हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर्स हो रहे हैं, ठीक है. देयर इज एविडेंस दैट सम हिमालयन ग्लेशियर्स हैव रिट्रीटेड सिग्निफिकेंटली सिंस द 19th सेंचुरी. मतलब कुछ जो हिमालयन ग्लेशियर्स है वो रिट्रीट हो रहे हैं मतलब सिंस 19th सेंचुरी, ठीक है. मतलब जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होते जा रहे हैं. अवेलेबल रिकॉर्ड सजेस्ट दैट गंगोत्री ग्लेशियर इज रिट्रीटिंग अबाउट 20 मीटर पर ईयर, 28 मीटर पर ईयर. मतलब जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो 28 मीटर पर ईयर से रिट्रीट हो रहा है, ठीक है. Glacial melt is expected to increase under changed climate conditions, which would lead to increased summer flows in some river systems for a few decades, followed by a reduction in flow as the glaciers disappear. मतलब जो ग्लेशियर्स है वो जो उनका मेल्टिंग है वो ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है. तो उससे जो रिवर सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है. As a result of increase in temperature, significant changes in rainfall patterns have been observed during the 20th century. मतलब रेनफॉल पे भी इफेक्ट पड़ रहा है. A serious environmental problem has also been witnessed in the Indo-Gangetic Plain region in the past, whereby different rivers change their course a number of times. जो मतलब जो रिवर का कोर्स है वो भी बदलता जा रहा है इसकी वजह से, क्योंकि जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है. और कहाँ पे बेसिकली इंडो गैंजेटिक प्लेन में हमें देखने को मिल रहा है कि जो रिवर्स है वहाँ पे वो बेसिकली अपना जो कोर्स है उसको चेंज कर रहे हैं. It is evident that the impact of global warming threats are many and alarming. Water security in terms of quantity and quality pose problems for both developed and developing countries. मतलब water security क्या है वो दोनों के लिए harmful है, developing
मतलब जो वाटर सिक्योरिटी जो कम हो रही है वाटर, तो वो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज दोनों के लिए हार्मफुल है. हाउएवर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्यूचर क्लाइमेटिक चेंज may be felt more severely in developing countries such as India, whose economy is largely dependent on agriculture and is already under stress due to current population increase and associated demands for energy, fresh water and food. मतलब वैसे तो ये दोनों में डेवलप्ड और डेवलपिंग, और लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत सीवियर होएगा. क्यों? क्योंकि जो वहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है, तो जो इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, तो उसमें जो जो मेन जो लार्ज पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. लेकिन एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे क्या हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है. एग्रीकल्चर से जो क्रॉप यील्ड है वो कम हो रही है. क्रॉप यील्ड कम होने से क्या है, जो जो जितने लोग इस पे डिपेंडेंट है उसको उन सब पे स्ट्रेस पड़ेगा. ठीक है. और जितने जैसे जैसे जो पॉपुलेशन है वो भी इंक्रीज होती जा रही है, और इंक्रीज पॉपुलेशन होती जा रही है कि आधे से ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है. ठीक है. और फिर क्या हो रहा है, जैसे जैसे जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो उनकी डिमांड भी इंक्रीज हो रही है एनर्जी के लिए, फ्रेश वाटर के लिए, जो फूड के लिए. तो इससे क्या होगा, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो जो डेवलपिंग कंट्रीज है उस पर बहुत सीवियर है. Rise in sea levels. Sea level rise in both due to thermal expansion as well as melting of ice sheets. Sea level rise क्यों होगा? क्योंकि जैसे जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होंगे, मेल्ट होके फिर वो जो रिवर्स है वो जो सी में जाएंगे, तो जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा. IPCC predicts that sea level could rise rapidly with accelerated ice sheet disintegration. Global temperature increases of 3 to 4 degrees Celsius could result in 330 million people being permanently or temporarily displaced through flooding. मतलब जो ग्लोबल टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है 3 to 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उससे क्या हो रहा है कि 330 मिलियन पीपल है जो वो डिस्प्लेस हो रहा है, क्योंकि जो फ्लड जो है वो इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. वार्मिंग सीज विल ऑल्सो फ्यूल मोर इंटेंस ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स. मतलब जो वार्मिंग सीज होएगा उससे क्या होगा, ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स इंक्रीज होएंगे. जैसे जैसे जो सी का टेम्परेचर है वो बढ़ेगा तो उससे जो स्टॉर्म्स है या साइक्लोन्स है वो इंक्रीज होएंगे. Impacts on coastal states in India. The coastal states of Maharashtra, Goa and Gujarat face a grave risk from the sea level rise, which could flood land and cause damage to coastal infrastructure and other property. कोस्टल जो स्टेट्स है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है. कौन सी? महाराष्ट्र, गोवा एंड गुजरात. ठीक है. क्योंकि वहाँ पे सी लेवल राइज हो रहा है. ठीक है. तो फ्लड की कंडीशन है वो भी इंक्रीज हो रही है. ठीक है. जो फ्लड भी आ सकता है. ठीक है. जो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी डैमेज हो रहा है. गोवा विल बी द वर्स्ट हिट, losing a large percentage of its total land area including many of its famous beaches and tourist infrastructure. मतलब अपना लार्ज परसेंट एरिया जो है वो लूज कर रहे हैं क्योंकि जो सी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है. ठीक है. तो जो फेमस जो बीचेस है वो भी जैसे हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्योंकि जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है. तो जो शोर लाइंस है वो कम होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है. ठीक है. और जो टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है. Flooding will displace a large number of people from the coast, putting a greater pressure on the civic amenities and rapid urbanization. मतलब अगर flooding होगी तो जो coastal areas में जो लोग रहते हैं उनको displace वहाँ से ले जाके कहीं मतलब urban areas या दूसरे areas में shift करना पड़ेगा. तो इससे क्या होगा कि जो civic amenities है और जो urbanization हो रही है उस पर जो great pressure पड़ेगा. Sea water percolation due to inundation can diminish fresh water supplies, making water scarcer. The states along the coast like Odisha will experience worse cyclones. Many species living along the coastline are also threatened. मतलब cyclones increase होंगे, species होंगी वो threatened हो जाएगी. The coral reefs that India has in its biosphere reserves are also saline sensitive and thus the rising sea level threatens their existence too. मतलब जो coral reefs है उससे क्या होता है, rising temperature से जो bleaching हो जाती है coral reefs की, तो वो भी मतलब negative impact पड़ेगा coral reefs पे भी. Not only the coral reefs but the phytoplankton, the fish stocks and the human lives that are dependent on it are also in grave danger. People living in the Ganges Delta share the flood risk associated with rising sea levels. ठीक है. मतलब sea level rise करने की वजह से जो flood के risk है वो increase हो रहे हैं. Ecosystem and biodiversity. Climate change has the potential to cause immense biodiversity loss, affecting both individual species and their ecosystems that support economic growth and human well-being. जो क्लाइमेट चेंज है उससे क्या हो रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर बायोडाइवर्सिटी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है. स्पीशीज़ जो है कुछ कुछ वो ख़त्म होती जा रही है. ठीक है. जो इकोसिस्टम है उस पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है वो कम हो रही है. ठीक है. According to International World Wildlife Fund, species from the tropics to the poles are at risk. मतलब ट्रॉपिक्स से लेके पोल्स तक जितनी भी स्पीशीज है they are at risk.
Many species may be unable to move to new areas quickly enough to survive changes that rising temperatures will bring to their historic habitats. मतलब जो स्पीशीज़ का नेचुरल हैबिटेट है वो उसमें वहाँ से जो उनको शिफ्ट करना है, अगर जैसे वहाँ पे जो इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है तो उनको अपना जो हैबिटेट है वो जो शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन कुछ स्पीशीज़ ऐसी है जो अपना जो हैबिटेट है वो शिफ्ट करने में मतलब इतनी जल्दी कर नहीं पा रही, तो उससे क्या हो रहा है कि वो उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है इंक्रीज़ इन टेम्परेचर का। WWF asserted that 1/5 of the world's most vulnerable natural areas may be facing a catastrophic loss of species. मतलब जो 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वनरेबल नेचुरल एरियाज है, मतलब जो मोस्ट वनरेबल नेचुरल एरियाज है उनका उसका जो 1/5 है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पीशीज लॉस हो रहा है। ठीक है। इम्पैक्ट्स ऑन इंडियाज बायोडाइवर्सिटी। इंडिया इज अ लैंड ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी encompassing features from glaciers to deserts. However, climate change is posing grave threat to its ecosystem. Mountain ecosystems are hotspots of biodiversity. However, temperature increases and human activities are causing fragmentation and degradation of mountain biodiversity. मतलब जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो माउंटेन इकोसिस्टम है उस पर जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, मतलब डिग्रेड हो रहा है वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है। It is also predicted that there will be an increase in the phenomena of glacial lake outburst floods in the eastern and the central Himalayas, causing catastrophic flooding downstream with serious damage to life, property, forest, farms and infrastructure. जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स है मतलब क्या है कि जो ग्लेशियर्स है जो इंक्रीज इन टेम्परेचर हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स जो मेल्ट होकर वो कहाँ जा रहे हैं, लेक्स या रिवर्स में जा रहे हैं, तो उससे क्या है जो फ्लडिंग की कंडीशन है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फ्लडिंग की कंडीशन इंक्रीज हो रही है तो जो फ्लडिंग हो रही है उससे क्या होगा, जो इट विल पोज सीरियस थ्रेट टू लाइफ, प्रॉपर्टी, फॉरेस्ट, फार्म्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. The melting glaciers of the Himalayas have a serious impact given by the fact that they give rise to the perennial rivers that further flourishes the agriculture. मतलब क्या है, जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं उनका सीरियस इम्पैक्ट है कि दे गिव राइज टू पेरेनियल रिवर्स, मतलब जो पेरेनियल रिवर्स है मतलब जो जिनमें पानी हर टाइम रहता है उसमें इंक्रीज हो रहे हैं वो। ठीक है, रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट डेजर्ट्स हैव शोन साइंस ऑफ एक्सपेंशन दस लीडिंग टू अ प्रोसेस कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। मतलब क्या है जो डेजर्ट्स है वो एक्सपैंड हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो उससे क्या है जो प्रोसेस है डेजर्टिफिकेशन वो भी मतलब क्या है इंक्रीज हो रहा है। द क्लाइमेट पैटर्न्स हैव ऑल्टर्ड द नेचुरल एट्रीब्यूट्स ऑफ डेजर्ट रीजन, फॉर एग्जांपल द फ्लड्स इन द डेजर्ट डिस्ट्रीब्यूट ऑफ बामर इन राजस्थान इन 2006। मतलब जो डेजर्ट रीजन है उसके जो नेचुरल एट्रीब्यूट्स है उसको भी क्लाइमेट जो है वो अफेक्ट कर रहा है। क्या जैसे नेचुरल एट्रीब्यूट्स है डेजर्ट के, वहाँ पे फ्लड कम आते हैं, लेकिन फ्लड इन जो है वो फ्लड आया कहाँ पे, बामर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। ठीक है, coastal and marine ecosystem is one of the assets of India. The mangrove forest of the rivers and the coasts act as the carbon sink as well as a habitat for unique and diverse species of plants and animals. मतलब जो कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम है वो भी एक एसेट है इंडिया के लिए, और जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है और जो कोस्टल है वो एक्ट क्या करते हैं एज अ कार्बन सिंक। कार्बन सिंक मतलब वो कार्बन को कैप्चर करते हैं या फिर कार्बन को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। द वेटलैंड एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर टू फ्लडिंग एंड साइक्लोन। जो वेटलैंड है वो नेचुरल बैरियर एक्ट करता है फ्लडिंग को और साइक्लोन को, मतलब वो रोक देता है फ्लडिंग और साइक्लोन को। द मोस्ट एक्सप्लिसिट इवेंट इन द परस्पेक्टिव ऑफ क्लाइमेट चेंज अफेक्टिंग द मरीन इकोसिस्टम इज द एग्जाम्पल ऑफ कोरल ब्लीचिंग। मतलब कौन जो मरीन इकोसिस्टम, अब जो क्लाइमेट इम्पैक्ट्स है वो मरीन इकोसिस्टम को भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। तो कैसे इफेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे कोरल ब्लीचिंग हो रही है। कोरल ब्लीचिंग हो रही है कैसे कि जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है, टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से कोरल ब्लीचिंग हो रही है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ, मतलब क्लाइमेट चेंज का हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है। Climate change poses a host of threats to the survival of the mankind. Each year, about 8 lakh people die from causes attributable to air pollution. 1.8 million from diarrhea resulting from lack of access to clean water supply, sanitation and poor hygiene. 3.5 million from malnutrition and approximately 60,000 in natural disasters. मतलब क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि इतने लोग, मतलब 1.8 मिलियन पीपल है जो कि डायरिया से मर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको जो वाटर सप्लाई है वो क्लीन नहीं मिल रहा, हाइजीन नहीं है, पुअर हाइजीन है, सैनिटेशन अच्छी सी नहीं है,
जो माल न्यूट्रिशन है उसकी वजह से जो पीपल है उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सब क्या है कि इस जो क्लाइमेट चेंज है इससे इन सब चीज़ों पे जो हेल्थ ऑफ पीपल है मतलब उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। Endemic morbidity and mortality due to diarrheal disease primarily associated with floods and droughts are expected to rise in East, South and Southeast Asia due to projected changes in hydrological cycle। मतलब क्या है, जैसे जैसे जो टेम्परेचर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स है वो चेंज हो रही है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो फ्लड्स है वो फ्लड्स और ड्रॉट्स की कंडीशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो वो बेसिकली कहाँ कहाँ पे ये है, ईस्ट, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो वहाँ पे डायरियल डिजीजेज की जो वो है, क्या नाम है, जो डायरियल डिजीज भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, areas affected by frequent floods and drought conditions also witness large-scale migration of population to relatively stable regions, leading to overcrowding and unhygienic conditions, resulting in transmission of diseases such as Japanese encephalitis and malaria। मतलब जो अगर जहाँ पे फ्लड्स और ड्रॉट्स की कंडीशंस हो रही है या फ्लड्स और ड्रॉट्स आने वाले हैं, यहाँ पे जहाँ आ गए तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कहीं और जाके रहेगी। ठीक है, तो जहाँ पे वो रहेगी वहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, अनहाइजीनिक कंडीशंस डेवलप हो जाएगी। अनहाइजीनिक कंडीशंस डेवलप होने से क्या होएगा कि डिजीजेस फैलेगी। जैसे डिजीजेस कौन कौन सी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मलेरिया होगी, जापानीज एंसेफेलाइटिस होगी। ठीक है, ये वाली डिजीजेस। The World Health Organization in their studies have indicated that due to rising temperatures, malaria cases are now being reported for the first time from countries like Nepal and Bhutan। मतलब जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से जो मलेरिया के केसेस है वो नेपाल और भूटान जैसी कंट्रीज से भी आ रहे हैं, क्योंकि मलेरिया यहाँ पे मतलब इतनी प्रेवलेंट नहीं है, लेकिन वहाँ से भी अब केसेस आ रहे हैं। It has also been predicted that an additional 220 to 400 million people could be exposed to malaria, a disease that claims around 1 million lives annually। मतलब जो मलेरियल डिजीजेज है, मलेरिया इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो मलेरिया इंक्रीज हो रहा है। तो मलेरिया इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है कि जो पहले तो 1 मिलियन लाइव्स है, जो वो 1 मिलियन पीपल है वो मलेरिया की वजह से अफेक्ट हो जाते हैं, मलेरिया की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन अब जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से इससे भी ज़्यादा लोग हैं वो बहुत इम्पैक्ट हो रहे हैं मलेरिया से। Dengue fever is already in evidence at higher levels of elevation in Latin America and parts of East Asia। मतलब डेंगू फीवर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, इस क्लाइमेट चेंज की वजह से। Emissions of the greenhouse gases have been responsible for the depletion of ozone layer, which protects the earth from the harmful direct rays of the sun। Depletion of stratospheric ozone results in higher exposure to the ultraviolet rays of the sun, leading to an increase in the incidence of skin cancer। It could also lead to an increase in the number of people suffering from eye diseases such as cataract। It also thought to cause suppression of the immune system। मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो बढ़ रही है तो उससे क्या हो रहा है, ओजोन डिप्लीट हो रहा है। ओजोन डिप्लीट हो रहा है तो हार्मफुल यूवी रेडिएशन सन पे आ रही है, और हार्मफुल यूवी रेडिएशन की जो यूवी रेडिएशन की एक्सपोजर से क्या हो रहा है कि जो स्किन कैंसर है वो इंक्रीज हो रही है, आई डिजीजेज इंक्रीज हो रही है और इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज की जैसे जैसे जो क्लाइमेट इंक्रीज हो रहा है, क्लाइमेट अफेक्ट कर रहा है, जो इम्पैक्ट कर रहा है, उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं उस क्लाइमेट इम्पैक्ट को, या हम उसको कम कैसे कर सकते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है, बेसिकली कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ऑल्सो नोन एज CCS, और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इज बेसिकली कार्बन कैप्चर, जहाँ पे हम कार्बन को कैप्चर करते हैं और उसको स्टोर करते हैं। Describes the technologies designed to tackle global warming by capturing CO2 at power stations, industrial sites, or even directly from the air and permanently storing it underground। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग करती है, तो उसको अगर हम कैप्चर कर ले एट पावर स्टेशन या फिर इंडस्ट्रियल साइट्स पे या फिर डायरेक्टली एयर से कैप्चर कर ले और उसको स्टोर कर दे अंडरग्राउंड, तो उससे क्या है जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो जो क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो कम हो जाएगा। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन डिस्क्राइब्स लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर फॉर्म्स ऑफ कार्बन टू ईदर मिटिगेट और डेफर ग्लोबल वार्मिंग। मतलब जो क्या है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन से हम जो कार्बन है उसको हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर कर सकते हैं, तो उससे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो कम हो सकती है।
कार्बन सिंक्स क्या है, मतलब सिंक्स मतलब जो कार्बन को स्टोर करते हैं, कार्बन को कैप्चर करते हैं। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में बी कैरिड आउट बाय पंपिंग कार्बन इनटू कार्बन सिंक्स, मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे होती है कि जो कार्बन है उसको हम कार्बन सिंक्स में पंप कर दें, या फिर कार्बन सिंक्स मतलब जो कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं। एन एरिया दैट एब्जॉर्ब्स कार्बन। नेचुरल सिंक्स कौन कौन से हैं, ओशंस, फॉरेस्ट, सॉइल, मतलब ओशंस कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं, फॉरेस्ट कार्बन को कैप्चर कर सकता है, सॉइल कार्बन को कैप्चर कर सकती है, ठीक है, ये दीज आर नेचुरल सिंक्स। आर्टिफिशियल सिंक्स क्या है, डिप्लीटेड ऑयल रिजर्व्स, मतलब जो ऑयल रिजर्व्स है वहाँ पे हम कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं। अनमाइनेबल माइंस, जहाँ पे माइंस जो माइंस है, ठीक है, जो यूज़ में नहीं आती, तो वहाँ पे हम कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं और उसको वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। There are three main steps to carbon capture and storage. Three steps है, trapping and separating the carbon dioxide from other gases. मतलब एक तो क्या है कि जो हम ट्रैप करेंगे, हम जैसे गैस को हम ट्रैप करते हैं, ठीक है, और उसको फिर मतलब जो भी हमने गैस ट्रैप की है, अब उसमें ये तो नहीं है ना कि उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी, उसमें और भी बहुत सारी गैसेस होगी, तो हम उसको ट्रैप करेंगे और उसमें से फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट करेंगे उस गैस में से, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टिंग दिस कैप्चर्ड CO2 टू अ स्टोरेज लोकेशन। फिर हमने जो हमने सेपरेट किए कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे एक स्टोरेज लोकेशन पे कि जहाँ पे उसको हमें स्टोर करना है। स्टोरिंग दैट CO2 फार अवे फ्रॉम दी एटमोसफेयर, और हम उस जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एटमोसफेयर से बहुत दूर स्टोर करेंगे, क्योंकि अगर हम एटमोसफेयर के पास स्टोर करेंगे, मतलब जैसे जहाँ वो एटमोसफेयर के कॉन्टैक्ट में आ सके, तो ऑब्वियसली वो एटमोसफेयर में दोबारा चली जाएगी और उसका स्टोर करने का कोई रीज़न ही नहीं है, कोई मतलब यूटिलाइजेशन ही नहीं है उसका, ठीक है। Types of sequestration. There are number of technologies under investigation for sequestering carbon from the atmosphere. These can be discussed under three main categories. मतलब हम कार्बन को कैसे कैप्चर कर सकते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं। ओशन सिक्वेस्ट्रेशन, मतलब कार्बन स्टोर्ड इन ओशन थ्रू डायरेक्ट इंजेक्शन और फर्टिलाइजेशन, मतलब जो कार्बन स्टोर हो रही है उसको हम जो ओशन है उसमें डायरेक्ट मतलब इंजेक्ट कर सकते हैं कार्बन को, तो ओशन में स्टोर हो सकती है। जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन क्या है, नेचुरल पोर स्पेसेस इन जियोलॉजिक फॉर्मेशन सर्व एज रिजर्वॉयर फॉर लॉन्ग टर्म कार्बन डाइऑक्साइड स्टोरेज, मतलब जो अंडरग्राउंड हम स्टोर करते हैं जब कार्बन को, तो उसको क्या बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको हम, जियोलॉजिक सिक्वेस्ट्रेशन, जब हम अंडरग्राउंड स्टोर करते हैं। टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन मतलब a large amount of carbon is stored in soils and vegetation which are natural carbon sinks, मतलब जब हम soil और vegetation में कार्बन को स्टोर करते हैं तो क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम, टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन। Increasing carbon fixation through photosynthesis, slowing down or reducing decomposition of organic matter and changing land use practices can enhance carbon uptake in these natural sinks, मतलब इस पे कार्बन कैसे इंक्रीज हो सकता है कि जब हम जो कार्बन फिक्सेशन है उसकी जो इंक्रीज हो, कैसे, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस से जो प्लांट्स है या जो ट्रीज है वो क्या करेंगे, कार्बन को कैप्चर करेंगे फ्रॉम द एटमोसफेयर, ठीक है। जियोलॉजिक सिक्वेस्ट्रेशन इज थॉट टू हैव द लार्जेस्ट पोटेंशियल फॉर नियर टर्म एप्लीकेशन, मतलब जो जियोलॉजिक सिक्वेस्ट्रेशन है, मतलब जो हम अंडरग्राउंड कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं, वो उसकी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा उसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। Carbon, next is carbon sink. Unlike black and brown carbon that contribute to atmospheric greenhouse gases, green and blue carbon sequestrate the atmosphere greenhouse gases. मतलब ब्लैक ब्राउन कार्बन जो हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है, वो उससे क्या होता है कि जो ग्रीन हाउस गैस है वो क्या करते हैं, एज अ ग्रीन हाउस गैस होते हैं वो, ठीक है। लेकिन जो ग्रीन और ब्लू कार्बन होते हैं दे एक्ट एज दे सिक्वेस्ट्रेट द एटमोसफेयर ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन कार्बन कौन से होते हैं, ग्रीन कार्बन इज कार्बन रिमूव बाय फोटोसिंथेसिस एंड स्टोर्ड इन द प्लांट्स एंड सॉइल ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम एंड इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द ग्लोबल कार्बन साइकिल, मतलब ग्रीन कार्बन कौन से होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस से जो रिमूव हो जाए एटमोसफेयर में से, जो मतलब जैसे जो प्लांट्स में स्टोर होते हैं, ठीक है। ग्रीन मतलब प्लांट्स, या मतलब ग्रीन प्लांट्स, तो ग्रीन कार्बन कहाँ पे, प्लांट्स में। और ग्रीन कार्बन कैसे होते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस से रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, और फिर वो कहाँ स्टोर हो जाते हैं, प्लांट्स या सॉइल्स में ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, ठीक है। Many plants and most crops have short lives and release much of the carbon at the end of each season, but forest biomass accumulates carbon over decades and centuries. मतलब जो बहुत सारे प्लांट्स और क्रॉप्स हैं उनकी शॉर्ट लाइफ होती है, तो वो कार्बन एट द एंड ऑफ ईच सीजन रिलीज कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो फॉरेस्ट बायोमास है वो कार्बन को बहुत टाइम तक, बहुत लंबे टाइम तक उसको कैप्चर कर सकता है, ठीक है।
Furthermore, forest can accumulate large amounts of carbon dioxide in relatively short periods, typically several decades. मतलब कि जो फॉरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा कार्बन को स्टोर कर सकते हैं बहुत ही कम पीरियड में, ठीक है, मतलब वो एक शॉर्ट पीरियड्स में और कार्बन बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्यूमुलेट कर सकते हैं. Afforestation and reforestation are measures that can be taken to enhance biological sequestration. मतलब कैसे हम सिक्वेस्ट्रेशन को इंक्रीज कर सकते हैं. अफॉरेस्ट मतलब हम जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो करें या ट्रीज को ग्रो करें तो उससे क्या होएगा कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो इंक्रीज होएगा, उससे क्या होएगा कार्बन कैप्चर इंक्रीज होएगा, ठीक है, और या फिर ग्रीन कार्बन इंक्रीज होएगा. नेक्स्ट इज ब्लू कार्बन. ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू मतलब वाटर, ठीक है, तो ब्लू कार्बन मतलब जो कोस्टल इकोसिस्टम्स में जो कार्बन स्टोर है, ठीक है. ब्लू कार्बन रेफर्स टू कोस्टल एक्वेटिक एंड मरीन कार्बन सिंक्स हेल्ड बाय द इंडिकेटिव वेजिटेशन मरीन ऑर्गेनिजम्स एंड सेडिमेंट्स. मतलब ब्लू कार्बन कौन सा है? जो कोस्टल एक्वेटिक और मरीन इकोसिस्टम्स में है और जो किसकी फॉर्म में? वेजिटेशन स्टोर करते हैं, जो वेजिटेशन है वहाँ पे वो स्टोर कर रही है कार्बन को, जो मरीन ऑर्गेनिजम्स है या फिर जो सेडिमेंट्स है वहाँ पे, ठीक है. In particular, coastal ecosystems such as tidal marshes, mangroves and sea grasses remove carbon from the atmosphere and ocean, storing it in plants and depositing it in the sediment below them by natural processes. जो कोस्टल इकोसिस्टम है, ठीक है, जैसे मैंग्रोव्स हो गए, टाइडल मार्शेस हो गए, वो क्या करते हैं? जो कार्बन है उसको रिमूव करते हैं एटमॉस्फेयर में से, ठीक है, और उसको क्या करते हैं? प्लांट्स में स्टोर कर देते हैं, ठीक है. जो कोस्टल इकोसिस्टम है, जो मैंग्रोव्स वगैरह, वो क्या करते हैं? प्लांट्स में स्टोर कर देते हैं कार्बन को एटमॉस्फेयर में से कैप्चर करके, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ब्लू कार्बन. These coastal ecosystems are very efficient at sequestering and storing carbon. Each square mile of these system can remove carbon from the atmosphere and ocean at rates higher than each square mile of mature tropical forest. मतलब जितना हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कार्बन को कैप्चर करता है उससे बहुत ज़्यादा जो ये कोस्टल इकोसिस्टम है वो कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है. Furthermore, coastal ecosystems have been found to store huge quantities of carbon and organic rich sediments, up to 5 times more carbon than many temperate and tropical forests. जो कोस्टल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कार्बन को स्टोर कर सकते हैं. मतलब जो टेम्परेट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनसे तो 5 टाइम्स वो कार्बन को स्टोर रख सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही कम पीरियड में वो स्टोर कर लेते हैं. These ecosystems are found in all continents except Antarctica. Antarctica के अलावा ये जो इकोसिस्टम है ये हर जगह पाया जाता है. Why is blue carbon ecosystem important? मतलब ब्लू कार्बन इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे अगर वो लॉस्ट, व्हेन लॉस्ट दे नॉट ओनली स्टॉप सिक्वेस्टरिंग कार्बन बट ऑल्सो रिलीज देयर स्टोर्स ऑफ कार्बन and become new source of climate change causing carbon emissions which can last for centuries. मतलब अगर हम इसको सेव ना करें, ठीक है, तो अगर हम इसको सेव ना करें और ये लॉस्ट हो जाए जो इकोसिस्टम है, ठीक है, तो इससे क्या होएगा कि जितना इन्होंने कार्बन स्टोर किया है वो भी ये रिलीज कर देंगे. जितना भी कार्बन स्टोर करते आ रहे हैं ओवर द डेकेड्स, तो ये उतना कार्बन दोबारा रिलीज कर देंगे. तो इससे क्या होगा? जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो कार्बन एमिशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है. Next is the Blue Carbon Initiative. The Blue Carbon Initiative is the first integrated program with a comprehensive and coordinated global agenda focused on mitigating climate change through the conservation and restoration of coastal marine ecosystem. मतलब क्या ब्लू कार्बन इनिशिएटिव में बेसिकली क्या है कि हमें कंजर्व करना है और रिस्टोर करना है कोस्टल मरीन इकोसिस्टम को, ठीक है. इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कंजर्वेशन इंटरनेशनल IUCN and Intergovernmental Oceanic Commission of UNESCO. They are collaborating with governments, research institutions, non-governmental and international organization and communities around the world. ये collaborate कर रहे हैं इन सब के साथ मतलब around the globe. किस चीज़ के लिए? To develop management approaches. मतलब management approaches को develop करने के लिए financial incentives and policy mechanisms for ensuring conservation and restoration of coastal blue carbon ecosystem. मतलब जो कोस्टल ब्लू कार्बन इकोसिस्टम है उसको कंजर्व करने के लिए ये क्या कर रहे हैं? जो कोलैबोरेट कर रहे हैं इन सब के साथ, गवर्नमेंट्स के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ, ठीक है. तो ये एक इंटरनेशनल कॉपरेशन है टू रिस्टोर और टू कंजर्व जो कोस्टल ब्लू कार्बन इकोसिस्टम्स. नेक्स्ट इज कार्बन क्रेडिट.
A carbon credit is a tradable certificate or permit representing the right to emit 1 ton of carbon or carbon dioxide equivalent. कार्बन क्रेडिट क्या होता है कि एक सर्टिफिकेट होता है, ट्रेडेबल सर्टिफिकेट, मतलब हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, किसी और को दे सकते हैं, ठीक है, ट्रेडेबल सर्टिफिकेट होता है. कार्बन क्रेडिट इज अ ट्रेडेबल सर्टिफिकेट और परमिट, मतलब एक परमिट होता है कि जो इसको, ये किस चीज़ का परमिट देता है कार्बन क्रेडिट जो सर्टिफिकेट होता है, टू इट गिव्स द राइट टू एमिट 1 ton ऑफ कार्बन, मतलब कि हम 1 ton ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर सकते हैं, ठीक है. 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 ton ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वन कार्बन क्रेडिट मतलब इज इक्वल टू 1 ton ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. और इन सम मार्केट्स कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट गैसेस, और फिर कोई और, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं पर और भी बहुत सारी गैसेस होती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट गैसेस है उसको भी इंक्लूड करके, ठीक है. How does one earn a carbon credit? An organization which produces 1 ton less of carbon or carbon dioxide equivalent than the standard level of carbon emission allowed for its output or activity earns a carbon credit. मतलब क्या होता है कि सपोज एक इंडस्ट्री है या फिर सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक जैसे क्या होता है कि हमने एक स्टैंडर्ड्स रख रखे हैं कि इतना इतना कार्बन एमिट होना चाहिए बट इन द ईयर, या फिर एक ईयर में इतना कार्बन एमिट हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो ये एक स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं, ऐसे तो नहीं है ना कि कोई भी कितना भी कार्बन एमिट कर दे या कोई कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ऐसे होएगा कि कोई भी कितना भी एमिशंस कर सकता है तो उससे क्या होएगा, जो क्लाइमेट है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है. तो इससे क्या है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मिलकर सबने क्या किया है कि एक स्टैंडर्ड रखा है कि इतना या इतने कार्बन एमिट होना चाहिए पर्टिकुलरली इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ये एक स्टैंडर्ड लेवल है ऑफ कार्बन एमिशन है, ठीक है. तो क्या होता है कि सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज एक इंडस्ट्री है, उसने जो स्टैंडर्ड लेवल ऑफ कार्बन एमिशन जो रखा हुआ है उससे उसने 1 ton कार्बन लेस एमिट किया है, मतलब जितना उसकी एमिट करने की कैपेसिटी है, जो उसका लिमिट है, उससे उसने 1 ton कार्बन लेस एमिट किया है, ठीक है. तो उसको क्या मिलेगा, फिर एक कार्बन क्रेडिट मिलेगा या फिर एक कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलेगा कि भाई जो 1 ton ऑफ कार्बन आपने लेस एमिट किया है तो उसका एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है, ठीक है, कि भाई. और ये सर्टिफिकेट किसको मिलता है, जो कि जो स्टैंडर्ड लेवल जो कार्बन एमिशन बना रखे हैं उससे वो कम कार्बन एमिट करे. अगर 1 ton लेस कार्बन एमिट करेगा तो एक कार्बन क्रेडिट मिलेगा उसको, ठीक है. अगर वो और भी कम कार्बन जो है उसको कम एमिट करेगा तो उसको और ज़्यादा कार्बन क्रेडिट मिलेंगे, ठीक है. हाउ डज इट हेल्प? Countries which are signatories to the Kyoto Protocol under the UNFCCC have laid down gas emissions norms for their companies to be met by 2012. In such cases, a company has 2 ways to reduce emissions. मतलब जो क्योटो प्रोटोकॉल है और जो ये इसने क्या किया है कि जो गैस एमिशन नॉर्म्स है ये रखे हुए हैं कंपनीज के लिए, मतलब कितनी गैस एमिट कर सकते हैं. और उनको जो मतलब जो कंपनीज है उनके पास 2 वे है जो वो कार्बन जो अपने एमिशन है उसको कम कर सके. व्हाट आर दोज? It can reduce the greenhouse gas by adopting new technology or improving upon the existing technology to attain the new norms for emission of gases. या तो वो क्या कर सकते हैं कि जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करने के लिए वो ऐसी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेज को कम एमिट करे, ठीक है. वो रिड्यूस कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशन को टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके अपनी अगर वो टेक्नोलॉजी इंप्रूव करेंगे तो क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेज कम एमिट होएगी. तो ये एक ऑप्शन है उनके पास अपने एमिशंस को रिड्यूस करने का. दूसरा क्या है, इट कैन टाई अप विद डेवलपिंग नेशंस एंड हेल्प देम सेट अप न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज इको फ्रेंडली, देयरबाय हेल्पिंग डेवलपिंग कंट्रीज और इट्स कंपनीज अर्न क्रेडिट्स. मतलब और क्या कर सकते हैं कि दे कैन टाई अप विद डेवलपिंग नेशंस, जो भी डेवलपिंग नेशंस है वहाँ पे उनके साथ क्या कर सकते हैं, वहाँ पे जाके वो एक न्यू टेक्नोलॉजी सेटअप कर सकते हैं, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी जो कि ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन है उसको कम कर सके, ठीक है. देयरबाय हेल्पिंग डेवलपिंग कंट्रीज और इट्स कंपनीज अर्न क्रेडिट्स, मतलब उनकी कंपनी को फिर कैसे हेल्प करेगी, क्रेडिट्स अर्न करने में हेल्प करेगी, क्योंकि अगर वो जो है उसको गैस एमिशन कम करने हैं लेकिन उससे हो नहीं रहे तो वो क्या करेगी, डेवलपिंग नेशन में जाएगी, उसमें वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी सेटअप करेगी जो कि इको फ्रेंडली होएगी और जो कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम एमिट करेगी. तो क्या होएगा कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प कर रही है क्रेडिट्स अर्न करने में, ठीक है. दिस क्रेडिट बिकम्स अ परमिट फॉर द कंपनी टू एमिट ग्रीन हाउस गैसेज इन इट्स ओन कंट्री, ठीक है. तो ये जो क्रेडिट उसको मिल रहा है मतलब जो क्योंकि उसने
जो क्रेडिट उसने हेल्प किया ना डेवलपिंग कंट्रीज़ को, मतलब जो डेवलप्ड नेशन है, जो डेवलप्ड नेशन में जो कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने जो डेवलपिंग नेशंस है वहाँ की कंपनीज को हेल्प किया क्रेडिट अर्न करने में, तो उन्होंने हेल्प किया, तो वो जो क्रेडिट है फिर वो एज अ परमिट यूज कर सकते हैं वो क्रेडिट अपनी कंपनी के लिए टू एमिट ग्रीन हाउस गैसेज इन इट्स ओन कंट्री, ठीक है, क्योंकि ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है ना कार्बन क्रेडिट कि एक कंपनी ने, मतलब उन्होंने डेवलपिंग कंट्री में जो कंपनी है उसने क्रेडिट अर्न किया किसकी मदद से, जिसने उसको सेटअप करवाया, ठीक है। तो अब जब उसने क्रेडिट अर्न किया उस डेवलपिंग कंट्री में जो कंपनी है उसने क्रेडिट अर्न किया, तो वो क्रेडिट वो कंपनी यूज कर सकती है एज अ परमिट, जिसने उसको डेवलप किया है एज अ परमिट यूज कर सकती है टू एमिट ग्रीन हाउस गैसेज इन इट्स ओन कंट्री, मतलब वो अपनी कंट्री में वो एज अ परमिट यूज कर सकती है उस क्रेडिट को, ठीक है, क्योंकि उसने मदद किया तो वो खुद यूज करेगी ना उस क्रेडिट को। However, only a portion of carbon credits of the company in developing country can be transferred to the company in developed country. मतलब एक कुछ पोर्शन ऑफ कार्बन क्रेडिट है वो ट्रांसफर हो सकता है डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में, ठीक है, मतलब पूरा कार्बन जो क्रेडिट है वो नहीं डेवलप ट्रांसफर होएगा, जो कुछ पोर्शन होएगा जो कार्बन क्रेडिट का वो ट्रांसफर होएगा फ्रॉम डेवलपिंग कंट्री टू डेवलप्ड कंट्री। Developing countries like India and China are likely to emerge as the biggest sellers and Europe is going to be the biggest buyers of carbon credit. मतलब यूरोप है वो बिगेस्ट बायर ऑफ कार्बन क्रेडिट हो जाएगा, और जो इंडिया एंड चाइना दे विल बी एमर्ज एज द बिगेस्ट सेलर्स, मतलब क्योंकि यहाँ पे जो ये ऐसी जो इंडिया और चाइना में ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं या ऐसी जो कंपनी सेटअप कर रहे हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस को कम एमिट कर रही है, तो ये क्रेडिट अर्न कर रही है, तो ये क्रेडिट अर्न कर रही है, तो ये जो ये क्रेडिट अर्न करेगी उसको सेल करेगी, ठीक है, और यूरोप है वो बिगेस्ट बायर्स है क्योंकि वो जो है वो ग्रीन हाउस गैस एमिट करनी है उनको, ठीक है, तो उनको क्रेडिट चाहिए उसके लिए, तो वो एक जो कार्बन क्रेडिट है उसको खरीदेंगे, ठीक है। चाइना इज करंटली द लार्जेस्ट सेलर ऑफ कार्बन क्रेडिट्स कंट्रोलिंग अबाउट 70% ऑफ द मार्केट शेयर, मतलब चाइना अभी है जो लार्जेस्ट सेलर ऑफ कार्बन क्रेडिट है। Carbon, like any other commodity, has begun to be traded on India's multi-commodity exchange. Multi-commodity exchange has become first exchange in Asia to trade carbon credits. मतलब जो कार्बन है वो जो कार्बन क्रेडिट्स है वो ट्रेड हो रहे हैं किस पे, इंडिया के जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है उस पर ट्रेड हो रहे हैं कार्बन क्रेडिट, तो जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है इट हैज़ बिकम द फर्स्ट एक्सचेंज इन एशिया टू ट्रेड कार्बन क्रेडिट्स, ठीक है। मतलब जो एक कार्बन क्रेडिट समझ आया कि एक कंपनी है डेवलपिंग नेशन में, एक कंपनी है जो कि जिसने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन है जो स्टैंडर्ड लेवल है उससे कम एमिट करती है, तो फिर वो क्रेडिट अर्न करती है और वो जो क्रेडिट अर्न कर रही है फिर वो उसको सेल करती है डेवलप्ड कंट्रीज में, ठीक है। नेक्स्ट इज कार्बन ऑफसेटिंग. Carbon offsets are credits for reductions in greenhouse gas emissions made at another location such as wind farms which create renewable energy and reduce the need for fossil fuel powered energy. मतलब कार्बन जो क्रेडिट था वो तो क्या था कि उसको ही मिल रहा था जो कि जो कंपनी अपना कम कर रही है कार्बन एमिशंस उसको ही मिल रहा था, लेकिन कार्बन ऑफसेटिंग जो है जो क्रेडिट्स है वो एक अलग लोकेशन पे मिलेंगे, मतलब जो कम कर रही है उसको नहीं मिलेंगे, एक अलग लोकेशन पे मिलेंगे। कैसे, लेट्स सी. Carbon offsets are quantified and sold in metric tons of carbon dioxide equivalent. They are quantified, मतलब quantified है ये, और कैसे सोल्ड होता है in metric tons of carbon dioxide equivalent. Buying 1 ton of carbon offsets means there will be less 1 ton of carbon dioxide in the atmosphere than there would otherwise have been. मतलब अगर हम 1 टन ऑफ कार्बन ऑफसेट्स को खरीदेंगे तो इसका मतलब क्या है कि देयर विल बी लेस 1 लेस टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो 1 टन है वो कम होएगा कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में जो होना चाहिए था उससे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन ऑफसेट का आप कैसे समझेंगे, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, सपोज एक बिजनेस A1 है, इट इज़ अनेबल टू रिड्यूस 100 टन ऑफ इट्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इन दी शॉर्ट टर्म। मतलब हमने कार्बन क्रेडिट में क्या देखा था कि कार्बन क्रेडिट में क्या था कि जो कंपनी है जो खुद ही जो अपने कंपनी है वो खुद ही जो कार्बन जो एमिशंस है या ग्रीन हाउस गैस एमिशन है या फिर CO2 एमिशन है उसको कम कर रही है, खुद ही कम कर रही है वो, तो वो खुद ही कार्बन क्रेडिट अर्न कर रही है। लेकिन कार्बन ऑफसेटिंग में क्या है, वो खुद कम नहीं कर रहे लेकिन वो किसी और को हेल्प कर रहे हैं कम करने में, तो उससे क्या हो रहा है वो कार्बन ऑफसेट फिर क्रेडिट जो गेन कर रहे हैं,
वो खुद कम नहीं कर सकते, कि वो कम ही नहीं कर सकते, लेकिन वो किसी और को तो हेल्प कर सकते हैं ना, और वो किसी और को हेल्प कर रहे हैं, तो फिर वो उससे क्या हो रहा है, वो कार्बन ऑफसेट क्रेडिट अर्न कर रहे हैं. Now business A1 is unable to reduce 100 tons of its CO2 emission in the short term. Suppose कि एक business है A1, ठीक है, वो अपने जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है 100 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसको कम नहीं कर पा रहा शॉर्ट टर्म में, ठीक है, लेकिन देर इज अ प्रोजेक्ट समवेयर एल्स इन द वर्ल्ड विच कुड सेव 100 टन इजीली. मतलब लेकिन एक प्रोजेक्ट है कहीं भी और वर्ल्ड में जो कि 100 टन जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसको सेव कर सकता है आसानी से, लेकिन उनको कैश इंजेक्शन चाहिए, मतलब उनको कैश चाहिए, ठीक है, बट दे नीड अ कैश इंजेक्शन. मतलब एक जो बिजनेस है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट को कम ही नहीं कर पा रहा, कम ही नहीं कर सकता वो, लेकिन एक प्रोजेक्ट है जो कि आसानी से उतने ही कार्बन एमिशन को कम कर सकता है, बस उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, पैसे की, ठीक है. For example, a community in India could swap from carbon-extensive kerosene as an energy source to solar panels, but they can't afford the solar panels. मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कम्युनिटी है इंडिया में, ठीक है, वो केरोसिन जो यूज़ करती है, लेकिन वो सोलर पैनल्स भी उस पर एज ए ऑल्टरनेट यूज़ कर सकती है, सोलर पैनल्स भी. अगर वो सोलर पैनल्स यूज़ करेगी तो उससे क्या आएगा, आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन वो सोलर पैनल्स अफोर्ड नहीं कर पा रही वो कम्युनिटी, ठीक है. तो क्या होएगा कि थ्रू द परचेज ऑफ कार्बन ऑफसेट्स यू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सब्सिडाइज द कॉस्ट ऑफ गेटिंग सोलर पैनल्स ऑन टू हाउसिंग, एंड थ्रू दैट मीन्स यू हैव एनेबल्ड अ सेविंग ऑफ 100 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब जो ये प्रोजेक्ट A1 है ये खुद तो कम नहीं कर पा रहा था अपने एमिशन, लेकिन इसने क्या किया, जो ये कम्युनिटी ऑफ इंडिया है, सपोज इसको सोलर पैनल्स चाहिए, और इस सोलर पैनल्स की वजह से, सोलर पैनल्स की मदद से ये जो एमिशन है कार्बन डाइऑक्साइड की वो कम कर देगी. तो इसने क्या किया, इसको सोलर पैनल मतलब इसको फाइनेंशियल असिस्ट कर दिया, फाइनेंशियल असिस्ट कर दिया मतलब इसको पैसे दे दिए, और जो इसकी कॉस्ट है सोलर पैनल्स खरीदने की वो सारी उस बिजनेस A1 ने दे दी. तो उस बिजनेस जो A1 है उसको क्या मिला, कार्बन ऑफसेट क्रेडिट मिल गया, उसको कार्बन ऑफसेट क्रेडिट मिल गया, कि मतलब अब वो उतने टन ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उसको एमिट कर सकते हैं, क्योंकि उसने एक दूसरी जगह कार्बन एमिशंस की जो एमिशंस हो रही है उसको कम किया है, उतने ही एमिशंस को उसने एक और जगह कम किया है, ठीक है. तो इससे क्या होएगा, तो वो क्या, इससे क्या अर्न करेगा वो, कार्बन ऑफसेट क्रेडिट. Now business A1 has therefore reduced global net carbon dioxide emissions by 100 tons. मतलब अब business A1 ने reduce किया है ना emissions 100 tons जो carbon dioxide emissions है. बिजनेस A1 ने कैसे कम किया, क्योंकि उसने हेल्प किया है दूसरी कम्युनिटी को. तो अगर उसने दूसरी कम्युनिटी को हेल्प किया है रिड्यूस करने में, तो क्या होएगा कि वो उसी का कहा जाएगा ना कि बिजनेस A1 ने रिड्यूस कर दिया, उसने दूसरे को, उसने खुद नहीं रिड्यूस किया लेकिन उसने किसी और को हेल्प किया, तो किसी और को हेल्प किया तो उससे उसको कार्बन ऑफसेट क्रेडिट मिले, कार्बन ऑफसेट क्रेडिट मिले तो क्या हुआ, उसने उसको यही कहा जाएगा कि उसने खुद ने ही इतना एमिशंस कम कर दिया, ठीक है. The added benefit is that business A1 has helped facilitated step change in local technology in a developing market. और इससे क्या एडेड एक तो बेनिफिट ये कि एमिशंस कम हो गए, एडेड बेनिफिट ये है कि जो बिजनेस A1 है उसमें क्या आएगा, जो लोकल टेक्नोलॉजी है वो भी डेवलप होगी, मतलब जो बिजनेस A1 है वो लोकल टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है. तो ये भी एक एडेड बेनिफिट है कार्बन ऑफसेट का. Next is carbon tax. Carbon tax is a potential alternative to the cap and trade method currently used by the protocol. मतलब एक तो cap and trade method है उसका ये alternative है. The tax is based on the amount of carbon contained in a fuel such as coal etc. मतलब इसका किस पे based है, कितनी amount carbon है एक fuel में such as coal etc. ठीक है. 5 primary reasons why a carbon tax could prove more beneficial than the cap and trade system. मतलब जो कार्बन टैक्स सिस्टम है वो बेनिफिशियल क्यों है, प्रिडिक्टेबिलिटी. द टैक्स कुड हेल्प प्रिडिक्ट एनर्जी प्राइसेस व्हिच माइट आल्सो हेल्प इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी एंड अल्टरनेट फ्यूल्स. मतलब कि हम एनर्जी प्राइसेस है उसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कार्बन टैक्स से, तो उससे क्या हेल्प होएगा, एनर्जी एफिशिएंसी में हेल्प करेगा, और वो जो इन्वेस्टमेंट होएगी, जो एनर्जी एफिशिएंसी में जो इन्वेस्टमेंट होएगी या जो अल्टरनेट फ्यूल्स में जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उसमें जो इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर सकता है ये. Implementation. A carbon tax could be put into much quicker compared to the legalities that go along with the cap and trade method. मतलब जो इसका implementation है कार्बन टैक्स का वो बहुत easier है. Understandable टैक्स है कि मतलब बहुत आसानी से हर इंसान को समझ आ सकता है. Lack of manipulation मतलब special interest groups have less of a chance to manipulate a carbon tax because of its simplicity.
मतलब कि इसको मैनिपुलेट बहुत कम कर सकते हैं. रिबेट्स लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस, द कार्बन टैक्स कुड ओपन फॉर रिबेट्स टू द पब्लिक. इट कैन बी ओपन टू रिबेट्स. India's position on carbon tax. India will bring a WTO challenge against any carbon taxes that rich countries impose on Indian imports. क्या होता है कि जो रिच कंट्रीज होती है, डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज होती है, वो क्या करती है, कार्बन टैक्स लगा देती है जो इम्पोर्ट्स पे. ठीक है, तो इंडिया ने क्या कहा कि हम WTO में चले जाएंगे अगर आपने मतलब अगर आपने कार्बन टैक्स लगाया. ठीक है, किसी भी इंडिया के इम्पोर्ट पे. If they impose such a tax, we will take them to the WTO dispute settlement forum. We will deal through hard negotiations. Such barriers are not going to the WTO compatible and we will fight it. मतलब कि अगर इन्होंने ऐसा कोई कार्बन टैक्स लगाया तो हम WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट फोरम में चले जाएंगे. ठीक है, और उनको हम WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट फोरम में ले जाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज जियो इंजीनियरिंग. Geoengineering primarily aims at modifying and cooling Earth's environment, defeating the environmental damage and ensuing climate change to make the planet more inhabitable. Geoengineering at this point is still only a theoretical concept. मतलब geoengineering क्या है, एक theoretical concept है. मतलब इसका एम क्या है, प्राइमरली एम्स एट मतलब जो एनवायरनमेंट है उसको कूल करना. ठीक है, और जो एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है और जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं उसको ठीक करना. ठीक है, जो जियो इंजीनियरिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो एनवायरनमेंट में जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, तो जियो इंजीनियरिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो एनवायरनमेंट का अर्थ का मतलब जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का जो हम टेम्परेचर है उसको कूल कर सकते हैं. ठीक है, और जो ये जियो इंजीनियरिंग जो कंसेप्ट है, इट इज़ अभी तक ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, अभी इसको यूज़ नहीं किया गया. ठीक है. होइस्टिंग पैरासोल्स, प्लेसिंग मिरर्स इन स्पेस, वाइटनिंग द स्ट्रेटोस्फेयर विद सल्फेट एरोसोल्स. मतलब कैसे हो सकती है जियो इंजीनियरिंग. जियो इंजीनियरिंग मतलब हम कैसे यूज़ कर सकते हैं जियो इंजीनियरिंग को अर्थ के जो टेम्परेचर है उसको कूल करने में. होइस्टिंग पैरासोल्स. ठीक है, पैरासोल्स बेसिकली अम्ब्रेला टाइप्स. ठीक है. प्लेसिंग मिरर्स इन स्पेस, स्पेस में मिरर्स लगा सकते हैं. वाइटनिंग द स्ट्रेटोस्फेयर विद सल्फेट एरोसोल्स, जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें हम सल्फेट एरोसोल्स डाल सकते हैं तो उससे टेम्परेचर कूल हो सकता है. वाइट वॉशिंग बिल्डिंग्स, अगर हम जो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग की रूफ है उस पर हम वाइट वॉश कर सकते हैं. वाइट वॉश करने से क्या होएगा कि जो सनलाइट है वो जल्दी ज़्यादा रिफ्लेक्ट होएगी तो फिर जो टेम्परेचर जो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा. ठीक है. और फ्लिंजिंग आयरन फिलिंग्स इनटू द ओशन टू प्रमोट कार्बन गल्पिंग एल्गी और सम ऑफ द मोड्स. मतलब जो आयरन फिलिंग्स है उसको हम ओशन में डाल सकते हैं तो उससे क्या होएगा कि जो कार्बन गल्पिंग एल्गी है वो इंक्रीज होंगे, तो वो क्या करेंगे, कार्बन को ज़्यादा कैप्चर करेंगे. ठीक है, कार्बन कैप्चर करेंगे तो एटमॉस्फेयर में से कार्बन चला जाएगा, तो क्या होएगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कार्बन की वजह से वो कम हो जाएगी. ठीक है, तो और जो टेम्परेचर इंक्रीज है वो कम होएगा, मतलब कूलिंग, इट विल हेल्प इन द कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर. ठीक है. हाउ सिक्वेस्ट्रेटेड कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी कमर्शियली यूज. मतलब जो सिक्वेस्ट्रेटेड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम कमर्शियली यूज कैसे कर सकते हैं. हॉर्टिकल्चरिस्ट नीड कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्रीन हाउस फॉर प्लांट्स टू यूज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. मतलब जो हॉर्टिकल्चरिस्ट है उनको कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए चाहिए, मतलब जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, ड्राई आइस प्रोडक्शन के लिए भी यूज हो सकती है. डेवलपिंग न्यू काइंड ऑफ प्लास्टिक्स एंड कंक्रीट. ठीक है, प्लास्टिक्स और कंक्रीट में भी यूज हो सकती है. ठीक है. ड्रॉबैक्स क्या है इसके. साइंटिस्ट हैव नो आइडिया वेदर दे शुड शट डाउन सम ऑफ दिस जियो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स वंस दे स्टार्ट. मतलब कि उनको ये नहीं पता कि अगर हम उन्होंने ये जियो इंजीनियरिंग जो प्रोजेक्ट्स है उसको स्टार्ट कर दिया तो उसको बंद कैसे करना है. ठीक है, साइंटिस्ट को ये नहीं पता. ठीक है. जियो इंजीनियरिंग ट्रीट्स द सिम्टम्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड कुड वेरी वेल अंडरमाइन एफर्ट्स टू एड्रेस द रूट कॉज. मतलब वैसे जो जियो इंजीनियरिंग है वो वैसे तो बहुत मतलब क्या नाम है, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जो पीपल मे फील एज दो दे डोंट नीड टू रिड्यूस द पर्सनल कार्बन एमिशन एंड कंपनीज मे कंटिन्यू टू कंडक्ट बिजनेस एज यूजुअल एक्सपेक्टिंग रिसर्चर्स टू क्लीन अप द मेस. मतलब इसमें क्या होएगा कि इसका ड्रॉबैक ये है कि अगर जैसे जो साइंटिस्ट या जो गवर्नमेंट है या जो हेल्प कर रही है, जो जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज है उससे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो कम हो रही है, तो जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड एमिट जो उसको कम करने की, या जो कंपनीज है वो ये सोचेगी कि जो हम अपना बिजनेस एज यूजुअल करते रहते हैं लेकिन जो जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज है वो तो अपना काम कर ही रही है. तो इससे ये एक माइंडसेट बन जाएगा लोगों के मन में कि जो जियो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज है वो उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है या जो टेम्परेचर है वो कम तो मतलब कूल तो हो ही रहा है, तो हमें क्या ज़रूरत है करने की. ठीक है, तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं. ठीक है. I hope you understood the lecture well.
Thank you.